बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के पहले मैच में जिम्बाब्वे ग्रीन शर्ट के खिलाफ पहली फतह से 12 रन दूर रह गया। बैटिंग में पाकिस्तान की इनिंग्स सिर्फ मोहम्मद रिजवान के भरोसे खड़ी रही, वरना बकिया बल्लेबाज तो पाकिस्तान को शिकस्त की बुनियाद फराहम ही कर चुके थे। कमज़ोर बॉलिंग के सामने तब्दीली के बावजूद लोअर ऑर्डर फिर नाकाम रहा। 150 रन के हदफ में भी जिम्बाब्वे की टीम तीसरी विकेट की शराकत के साथ पाकिस्तान को शिकस्त देने का अज़्म बना चुकी थी। लेकिन भला हो प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ का, जिन्होंने ये पार्टनरशिप ख़त्म की और फिर लेग स्पिनर उस्मान कादिर की 3 विकेटों ने जिम्बाब्वे के अज़ाइम खाक में मिला दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान बमुश्किल 11 रन से फतह हासिल कर पाया। 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए बाबर आजम की क़यादत में टीम पाकिस्तान जिम्बाब्वे में मौजूद है और ये सीरीज़ पाकिस्तान टीम के लिए पॉइंट्स बनाने के एतबार से इतनी अहमियत की हामिल नहीं जितनी कामयाबी के हवाले से अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान को इस सीरीज़ में एक शिकस्त का मतलब यह है कि 2 रैंकिंग पॉइंट माइनस हो सकते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के पहले T20 मैच पर गुफ्तगू करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान। खुशामदीद कहेंगे अब्दुल रहमान आपको। और पाकिस्तान टीम इतनी मुश्किल से जीती है पहले T20 मैच में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, ऐसा लगा कि आज इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला था। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याह्या भाई ऐसे ही लग रहा था और ज़िम्बाब्वे के जितने भी फील्डर्स थे, ये प्लेयर्स, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें जितवाने में रोल अदा किया, कि उन्होंने इतने कैचेस छोड़े। अगर वो कैचेस पकड़ लेते स्ट्रेट वे तो पाकिस्तान टीम मेरा ख्याल है 60-70 रन पे आउट हो जाती। और थैंक्स रिजवान अगेन कि उसने इस टीम को फिर संभाला, उसने 80 रन बनाए, फिर जाके हम 147 कर सके। लेकिन जो सबसे दुख की बात है कि इतना सीरीज़ को जीत के आप जब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलने आए तो प्रेशर लग रहा था हम पे है, जिम्बाब्वे पे नहीं है। तो ऐसी टीमों के अगेंस्ट तो वन मैन हमें एक अलग ही परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन जो बैटिंग की आज सूरत हाल थी, चलो फ़खर और बाबर से ऊपर से रन नहीं हुए, लेकिन जो हमारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे जितने भी थे, वो ऐसे लग रहा था कि हर बॉल पे 6 रन, हर बॉल पे बाउंड्री बनाने के लिए आए हैं। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई उनकी वो एक होता है ना पिच पे आके अगर आपको पता चल गया 2-3 विकेटें गिर गई हैं तो आपको इनिंग्स बिल्ड करनी चाहिए, अपने लिए भी अच्छा खेल सकते हैं आप। रिजवान का अगर ये साथ देते मे भी हम इस बहुत सारे रन बना लेते, रिजवान और अच्छा खेल लेता। वो भी अंडर प्रेशर हो गया, कुछ उसकी शॉट्स सिलेक्शन जो बहुत अच्छी थी वो रुक गई इनकी वजह से कि जो मिडल ऑर्डर में बैट्समैन है, हर बंदे ने आके 6 बॉलें 8 बॉलों के आके हिटें मारनी शुरू कर दी, कि जिसकी वजह से ये इतना। और जिम्बाब्वे की ऐसी कोई बॉलिंग नहीं थी कि जो आप खेल नहीं सकते थे, या बहुत तेज़ बॉलिंग थी या बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा था जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन ऐसा था कि आप घबराए हुए थे, आप बिला वजह शॉट्स खेल रहे थे। आप कुछ देर पिच पे स्टे करें, इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश करें। आप अपनी पिछली जो टूर्नामेंट जीत के आए हैं, पिछली सीरीज़ जीत के आए हैं, उसका आके इधर छोटी टीम के अगेंस्ट आपको एक टोटली डिफरेंट परफॉर्म करना चाहिए कि आपको आने वाले वक्त के लिए आप एक अच्छी अपनी टोन सेट कर सके। लेकिन ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर बहुत फ्लॉप है और आगे भी जिम्बाब्वे की कंडीशन में खेलना थोड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन यंगस्टर जो इतनी बड़ी सीरीज़ जीत के आए, तो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद बड़ा दुख होता है कि हमें डे बाय डे इसको इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस नीचे आए। तो ये ऐसा टाइम है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को डे बाय डे और बिल्ड करें और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि आपकी टीम जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में T20 और वनडे सीरीज़ में हरा कर आई है, बड़ी सीरीज़ जीती है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर बैटिंग के मसाइल, बैटिंग के मामला सामने आ रहे हैं। और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम्बाब्वे पहुंचकर जिस तरह हेड कोच मिसबाउल हक ने कहा था कि हम नए खिलाड़ियों को ज़्यादा टीम में डाल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ कर नहीं सकते, उनके दिल में खौफ था, उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे इस टीम की परफॉर्मेंस से, इस टीम की बल्लेबाजी से। और उन्होंने कह दिया था कि जी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हार गए तो फिर मीडिया हमें बड़े आड़े हाथों लेगा। ये जब कोच को पता होता है कि जब वो एक चीज़ के साथ काम कर रहे हैं तो उनको अपनी इन चीज़ों की स्ट्रेंथ का पता है। तो लेकिन ये है कि ये आने वाले वक्त के लिए एक बड़ी बैड थिंग्स है कि हम हमारे पास कुछ भी नहीं है मिडल ऑर्डर में, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है कि ऐसी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म कर सके। आज का जो मैच था इसमें बहुत सारे प्लेयर्स अपने आप को मनवा भी सकते थे।
ये बात ठीक है कि हम बहुत सारी चेंजिंग नहीं करेंगे या बहुत सारे यंगस्टर्स को चांस नहीं मिलेगा, लेकिन जो टीम आप बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी ऐसी कोई डेप्थ नहीं है कि जो आपको ऊपर से अगर आपके 2 प्लेयर जल्दी आउट हो जाएंगे तो हम आगे भी ऐसे स्ट्रगल करेंगे। उनमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को 10 ओवर या 15 ओवर भी हो तो एक प्लेयर ऐसा नज़र आए कि जो पूरे मैच को ले जाए। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर आपको आगे आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन पर वर्क करना, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड कप है और बहुत सारी चीज़ें, आपकी बड़ी सीरीज़ है। अगर यही प्लेयर ऐसा परफॉर्म करेंगे तो आने वाले वक्त में आप फिर नए टैलेंट को अंदर लाएंगे, फिर उनके साथ काम करेंगे। लेकिन जो लड़के आपके पास हैं, कम से कम इनके ऊपर तो काम करें कि इन्होंने कैसे खेलना। आज किसी की भी कुछ शॉट सिलेक्शन नहीं थी कि किस बॉल को पिक करना है और किस बॉल को कैसे खेलना है, कंडीशन क्या है, स्कोर बोर्ड क्या कह रहा है, मैच की सिचुएशन क्या है, अंदर कौन प्लेयर खेल रहा है, उसके साथ कैसे इनिंग्स को बिल्ड करना है, उसके साथ कैसे चलाना है इस मैच को। तो हर बंदा यही चाह रहा था कि मैं बस बाउंड्री कर लूँ और मैं एक डिफरेंट चीज़ नज़र आ, लेकिन होना भी ऐसा चाहिए, लेकिन उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। आपको सेटल डाउन होना पड़ता है। नई कंडीशन थी, हर चीज़ नई थी, और इतनी बड़ी, मैंने आपको पहले भी बताया, इतनी बड़ी सीरीज़ जब आप खेल के आते हैं ना तो आपके अंदर एक बहुत सी एक इंकरेज होता है, आपकी पावर एनर्जी आती है कि इतना बड़ा मैं परफॉर्म करके ऐसी जगह पे आया हूँ तो मुझे यहाँ आके कैसा परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ें टोटली मिसिंग थी पाकिस्तान। वो मैं आपको पहले भी कहा है कि 8 के 7 कैच कुछ ऐसे छोड़े, बड़े इजी कैच, तो अगर वो पकड़ लेते तो हमारी क्या परफॉर्मेंस होती बैटिंग की आज अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और 60-70 रन पे अगर हम आउट हो जाते तो एम्बैरेसिंग थी पूरी उसके लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे लिए भी कि ऐसी कंडीशन में जाके इस ऐसी टीम के खिलाफ आप ऐसे आउट हो रहे हैं। तो ये एक दुख की बात है कि आने वाले वक्त में कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, हमारे पास कोई ऐसा जर्नी पावर नहीं है कि जो हमें आगे इसको लेके जा सके। अब्दुल रहमान लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं और बल्लेबाजों की नाकामी का खुलासा कर रहे हैं। एक बार फिर सवाल उठा रहे हैं कि बल्लेबाज जिस तरह इस पहले मैच में अपनी विकेटें गंवाते रहे, उन्होंने टीम के लिए मुश्किलात खड़ी की। पाकिस्तान के बैट्समैन पहले T20 मैच में हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर किस तरह अपनी विकेटें गंवाते रहे, किस तरह आते और जाते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट में किसी नौजवान खिलाड़ी को बमुश्किल एक डोमेस्टिक सीज़न में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में लाने की रीत तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बेशक बासलाहियत खिलाड़ी अगर फॉर्म में हो तो अपने करियर के आगाज़ में ही अच्छी इनिंग्स भी खेल लेता है, मगर सिर्फ चंद मैच के बाद ही नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी को जैसे ब्रेक लग जाता हो। मौजूदा वक्त इसकी मिसाल पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैदर अली हैं। हैदर अली को पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 के 10 मैचों में सिर्फ एक निफ सेंचुरी की बुनियाद पर पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा बनाया गया। हैदर अली ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर के पहले ही मैच में बरख रफ्तार 54 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के बाद हैदर अली ने होम सीरीज़ में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज़ में एक निफ सेंचुरी की मदद से 100 रन स्कोर किए। इसके बाद हैदर अली ने शादाब खान की क़यादत में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सिर्फ 22 रन स्कोर किए, जहां हैदर अली ने बाबर आजम की गैर मौजूदगी में 2 मैचों में इनिंग का आगाज़ भी किया। न्यूजीलैंड के बाद हैदर अली ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ में मौका मिलने के बावजूद कोई बड़ी इनिंग न खेली। 3 T20 मैचों की सीरीज़ में हैदर अली सिर्फ 46 रन स्कोर कर सके। टॉप ऑर्डर में नाकाम होने के बाद हैदर अली को दौरा जनूबी अफ्रीका में मिडल ऑर्डर में खिलाने का फैसला हुआ। हैदर अली एक बार फिर बड़ी इनिंग्स न खेल सके और 3 इनिंग्स में बैटिंग करते हुए सिर्फ 29 रन स्कोर कर सके। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में हैदर अली ने अपने करियर में इस बार नंबर 6 पर बैटिंग की और एक बार फिर वो नाकाम हुए और सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब्दुल रहमान साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आ जाता हूं। आप मिडल ऑर्डर बैटिंग की नाकामी की बात कर रहे हैं, बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। आसिफ अली को आपने बहुत मौके दे दिए, लेकिन हैदर अली तो अभी नौजवान है, हैदर अली बासलाहियत हैं, लेकिन वो इस टीम के लिए मुसलसल तवातुर के साथ मौका मिलने के बावजूद ख़ुद को साबित कर नहीं पा रहे हैं। क्या उनकी बैटिंग में फॉल्ट है? क्या वो इस एतमाद का बोझ उठा नहीं पा रहे? मेरी कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उनका एक नंबर भी कोई सेटल डाउन नहीं है। कभी वो ओपन पे आ जाते हैं, कभी 4 पे आते हैं, कभी 5 नंबर पे आते हैं। तो इनको डिसाइड भी करना पड़ेगा किस नंबर पे खेलना है। तो यहाँ फिर टीम इनका क्या रोल है, इनको क्या बताया गया है कि आपको किसी भी नंबर पे भेजा जाएगा, आई डोंट नो कि, लेकिन एक
इंसान का अपना भी एक रोल होता है, और मुझे जो लगता है कि ये अपने ऊपर इतना काम नहीं कर रहे कि जब अपोजिशन आती है, बीइंग ए बॉलर, अगर मैं इनको बॉलिंग कराऊंगा तो मैं वर्कआउट करके आऊँगा कि मैंने इनको कहाँ बॉलिंग करानी है, लेकिन इनका अपने ऊपर कोई वर्कआउट नहीं लग रहा कि इन्होंने कब और कैसे खेलना है। ज़रूरी नहीं है, पिच पे भी डिपेंड होता है, आपकी कंडीशन पे भी डिपेंड होता है, आपके हर दफ़ा शॉट्स नहीं लगते। आप इतनी दफ़ा फ्लॉप हो चुके हैं, तो आप किस बेस पे काम कर रहे हैं, किन शॉट्स पे काम कर रहे हैं, आई डोंट नो कि वो कैसे अपनी आते ही आप कैसे इनिंग्स को आप स्टेट वे ऐसे खेल सकते हैं। 1-2 ओवर हो तो चलो आप कहते हैं कि चले हिटिंग कर ले, स्लॉक कर लो, लेकिन जब आपके पास 15 ओवर पड़े हैं या 12 ओवर पड़े हैं तो आप कैसे अपनी टीम को ऐसे अधूरा छोड़ सकते हैं अपनी एक शॉट के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर खुद को भी सोचना कि मुझे किस चीज़ पे काम करना है। पाकिस्तान टीम में रहना है तो मेरी परफॉर्मेंसेस कैसे आएंगी, अगर मेरा रोल है किसी नंबर पे भी जाना तो उसको कैसे मैं खेलूँगा, कैसे अपनी इनिंग्स को बिल्ड करूँगा। तो इन चीज़ों पर सोचने का बहुत ज़रूरी है अपने लिए, कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोच ही आपको हर चीज़ बताएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा चांस मिलने के बाद, इतनी डिफरेंट कंट्रीज़ में खेलने के बाद आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको पता भी है मैंने बाहर नहीं होना और हर T20 मैच को भी मैंने खेलना है। लेकिन आप ऐसे अपनी इनिंग्स को छोड़ जाएंगे, अपनी टीम को रास्ते में छोड़ जाएंगे जो आप पे बहुत रिलाई कर रही है, कि आपके ऊपर ऐसा रिलाई कर रही है कि आप गेम चेंजर हो, क्योंकि उसी की वजह से आप सेलेक्ट हुए हो। अगर आप उन चीज़ों से हट जाएंगे तो फिर आप भी सफ़र करते हो और टीम भी सफ़र करती है। आई होप कि आने वाले वक्त में, अभी यंग टैलेंट है, चांस मिल रहा है, वो अपनी इनिंग्स को ऐसा बिल्ड करे कि ऐसी 2-4 इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी उनको अपनी सिलेक्शन के लिए और टीम में रहने के लिए। अगर आगे 2 मैचों में अल्लाह करे, दुआ है हर यंगस्टर के लिए कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, अगर वो नहीं करते तो उनके लिए क्वेश्चन मार्क है, वो टीम से बाहर भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है मिडल ऑर्डर बैटिंग, और मिडल ऑर्डर बैटिंग में कई खिलाड़ियों को ट्राई कर लिया गया है, कई खिलाड़ियों को मौका दे दिया गया है। क्या एक बार फिर हम तजुर्बेकार और पुराने खिलाड़ियों की तरफ जाएंगे इस मिडल ऑर्डर में? ये एक बड़ा सवाल है। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली, एक बार फिर उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, एक बार फिर पाकिस्तान टीम के टॉप स्कोरर रहे। खास तौर पर पाकिस्तान की इनिंग के आखिरी ओवर में रिजवान के बनाएगा 20 रन ने टीम की जीत में मरकजी किरदार अदा किया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर रिजवान ने 61 गेंदों पर 82 रन स्कोर किए 134 के स्ट्राइक रेट के साथ। मिस्टर डिपेंडेबल बन गए अब्दुल रहमान साहब। मोहम्मद रिजवान अपनी अनथक मेहनत से, अपनी काविश से, अपनी परफॉर्मेंस से, और अब मेरा ख्याल है कि ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए कि रिजवान को इनिंग का आगाज़ नहीं कराना चाहिए, रिजवान को मिडल ऑर्डर में खिलाना चाहिए। रिजवान ने साबित किया है अपने खेल से कि ही इज़ द बेस्ट। एब्सोल्युटली परफेक्ट। वो डिज़र्व भी करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो लगातार 1-1.5 साल हो गया पाकिस्तान टीम के लिए हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो T20 है, चाहे ODI है, चाहे टेस्ट मैचेस हैं। उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ करके बताया कि मैं खेल सकता हूँ हर नंबर पे, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट नंबर बता दिया है कि बीइंग ए ओपनर मैं पाकिस्तान के लिए हर मैच में खेल सकता हूं और आपको परफॉर्म करके भी दे सकता हूं। मैंने पहले भी बताया कि अगर आज एक भी बंदा इसके साथ पार्टनरशिप लगाता, पाकिस्तान में भी 175-180 रन बना लेता। वो अपने आउट होने की वजह से उसने बहुत सारी चीज़ें, अपनी शॉट्स रोक ली थी। अगर एक भी पार्टनरशिप लगती तो वो और स्ट्रोक्स हमें दिखाते और हमेशा और इनिंग्स को बिल्ड कर सकते थे, वो 100 भी बना सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बंदे ने इसका साथ नहीं दिया। लेकिन रिजवान वन ऑफ द बेस्ट, जो अभी मुझे लगता है मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान को विकेट कीपर बैट्समैन मिला है कि जो अपनी हर जगह पे, चाहे वो अपनी होम कंडीशन हो चाहे कोई भी कंडीशन हो, हर जगह पे जाके उसने परफॉर्म करके बताया। PSL में भी उसने परफॉर्म करके बताया, तो ही डिज़र्व, उसको उसकी परफॉर्मेंस की दाद मिलनी चाहिए। वो ऐसे प्लेयर हो, उसके साथ कोई भी बंदा खड़ा हो तो वो अपनी इनिंग्स भी बिल्ड कर सकता है, उसको देख के खेल सकता है, उसके साथ बात करके भी अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकता है। लेकिन आज जो चीज़ें मिसिंग थी वो यही थी कि हर बंदा अपनी जगह पे, अब कोई प्लान नहीं था, अपने शॉट्स लेके आया हुआ था। लेकिन सम टाइम टीम के लिए भी खेलना पड़ता है। अगर इनके अराउंड और इनसे बातचीत करते खेलते रहते तो रिजवान, मुझे उम्मीद अल्लाह के फजल से कि पाकिस्तान के लिए ये ऐसी चीज़ पाकिस्तान को मिल गई है कि ये पाकिस्तान को बहुत सारे मैच आगे भी जितवाएंगे इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है इनके साथ कि इससे भी ज़्यादा और इससे भी अच्छा परफॉर्म करे पाकिस्तान के लिए। रहमान, वो कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, और मोहम्मद हफीज़ जिन्होंने साल 2020 में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था,
जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ हो या जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ पहला मैच, वहाँ कुछ बुझे से दिखाई दिए, लेकिन बॉलिंग में जब उनको हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर कप्तान बाबर आजम ने आवाज़ दी तो उन्होंने मायूस नहीं किया। उन्होंने कमाल बॉलिंग की और उन्होंने एक बार फिर बताया कि तजुर्बा होता है और तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आपकी लाइनअप में उस्मान कादिर मौजूद थे, आपकी लाइनअप में मोहम्मद नवाज़ मौजूद थे और उस्मान कादिर जो थे उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन ये भी याद रखने वाली बात है कि पहले ओवर में उनके 12 रन बन गए थे। 2 ओवर में मोहम्मद नवाज़ जो थे उन्होंने 15 रन दिए। लेकिन मोहम्मद हफीज़ जो पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कैप्टन हैं, उनके ऊपर पहले T20 मैच में कप्तान ने एतबार किया। 2 स्पिनर जो टीम में खेल रहे थे उनको जनाब ज़्यादा जो है वो मौका देने के बजाय कप्तान ने हफीज़ की तरफ देखा और हफीज़ ने 4 ओवर कराए, 1 इम्पॉर्टेंट विकेट ली और 21 रन दिए। बड़ा सवाल ये है रहमान के काफ़ी अरसे से हम हफीज़ से गेंद नहीं करवा रहे और T20 क्रिकेट में अगर देखा जाए तो उनको मुस्तकिल जो है वो बॉलिंग नहीं दी जा रही और हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर उनसे गेंद करवाने का जो फैसला किया गया, हफीज़ की अगर बॉलिंग देखी जाए तो 8 मैचों के बाद उनको T20 मुकाबले में जो है वो गेंद करने के लिए कप्तान बाबर आजम ने मदऊ किया और हफीज़ ने उनको मायूस नहीं किया। हाँ, सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई आफ्टर लॉन्ग टाइम हफीज़ को बॉलिंग करते हुए देखा कि और सेम एज़ इट इज़ आके वैसा ही परफॉर्म करना, इतने अरसे के बाद बॉलिंग करना और आके टीम के लिए परफॉर्म करना और टीम को आज जितवाने में उनका बिग टाइम रोल था। अगर वो 4 ओवर वहाँ अच्छे डिलीवर ना करते और वो विकेट ना लेते तो पाकिस्तान ये मैच हार सकता था। और पाकिस्तान को हमेशा हफीज़ ने बॉलिंग में बहुत सारे मैच जितवाए हैं और बॉलिंग की वजह से उनकी बैटिंग का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। आई डोंट नो कि उनसे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई जाती, कि यंगस्टर को सेटल डाउन करने के लिए, किसी को अंदर गेम में रखने के लिए कि उनसे बॉलिंग नहीं करवाई जाती। लेकिन आज जब ज़रूरत पड़ी तो आए फ्रंट पे और वैसे ही डिलीवर किया और पाकिस्तान को आज मैच जितवाया। लेकिन स्पिनर्स में उस्मान कादिर यंग इज़ गुड टू सी हिम कि आज उसने अच्छी पहले ओवर में 12 रन बने, उसके बाद फिर उसने अच्छा कमबैक किया और अपनी टीम को उसने भी बिग टाइम रोल अदा किया। 3 विकेटें ली आज उसने 4 ओवर में 29 रन दे के। सो अच्छा वो एक उसका आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जा रहा है। लेकिन नवाज़ और उसका एक पार्टनरशिप लगना बहुत ज़रूरी थी। नवाज़ एक बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हो चुका है, नए बॉल पे भी बॉलिंग करके 6 एडिशन PSL के पाकिस्तान से भी काफ़ी मैच खेल चुके हैं। लेकिन उनके चेहरे पे अभी भी वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता कि जैसा नज़र आना चाहिए, कि आपको एक अलहदा नज़र आना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको स्पिन कराने का पता होना चाहिए, आपकी लाइन और लेंथ का। उनकी बॉल से पहले ही लगता है कि वो घबराए हुए इनको हिट लग जाएगी। लेकिन अभी बहुत सारा टाइम है उनके पास कि अपने मुझे लगता है अपनी बैटिंग पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, बॉलिंग पे कम काम कर रहे हैं। लेकिन बीइंग वो टीम के अंदर जो है ना एज ए बॉलर सेट होते हैं। लेकिन जैसी वो बॉलिंग करा रहे हैं साउथ अफ्रीका में और इधर भी, कोई ऐसी इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं है कि जिसकी वजह से उनको देखा जाए। लेकिन उनको अपने ऊपर बहुत सारे काम की ज़रूरत है कि जब वो टीम में एज ए स्पिनर खेल रहे हैं तो उनके 4 ओवर पूरे होने चाहिए। किसी भी कंडीशन, किसी भी सूरत, जहाँ पे भी कैप्टन उनको आवाज़ दे और उन कैप्टन को कॉन्फिडेंस हो कि मेरे पास ऐसा बॉलर है, स्पिनर है कि जिसने आके रोल अदा करना है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आगे भी उनको बहुत ज़रूरत है अभी काम करने के लिए। उनकी स्पिन आना बहुत ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस्मान और भी अच्छे होते जाएंगे जब हफीज़ और इन सीनियर्स के साथ वो काम करता रहेगा और इनके साथ इनकी पार्टनरशिप लगती रहेंगी। जब दूसरे एंड से आपको अच्छा रोल, अच्छा कोई पार्टनर मिलता है तो आपकी बॉलिंग वैसे ही अच्छी हो जाती है। लेकिन आप जैसे हफीज़ ने आज उस्मान को आके पूरी सपोर्ट की, हफीज़ ने 4 ओवर अच्छे किए जिसकी वजह से उस्मान का कमबैक अच्छा हुआ और उसको विकेटें मिली। तो अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपनी बॉलिंग पर काम करने की ज़रूरत है मोहम्मद नवाज़ को। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने इमाद वसीम को टीम से ड्रॉप किया और उन्होंने इस सीरीज़ में नवाज़ को मौका दिया। नवाज़ ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी बॉलिंग की। नवाज़ को मुतबादिल कहा जा रहा है इमाद वसीम का। आप भी बाएं हाथ के स्पिनर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए वनडे, टेस्ट और T20 इंटरनेशनल खेले हैं। आप समझते हैं कि वाकई नवाज़ जो है वो नेमुल बदल होंगे इमाद वसीम का या नहीं? हाँ, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है या भाई कि अगर आपको किसी पे आप
आपको लाया गया है, आपको कहा है कि आप उनकी जगह सेलेक्ट हुए हो, तो आपको परफॉर्म करना भी वैसा पड़ता है। लेकिन अमाद की बैटिंग का भी आपको बहुत सारा एज था कि जो आज इस मैच में भी नज़र आया कि अगर अमाद वसीम होते तो पाकिस्तान को और फ़र्क नज़र आना था। वो अच्छा बैट्समैन भी है, लेकिन नवाज़ को मौके भी मिलते हैं बैटिंग में, उनको फिर शो करना पड़ेगा यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस के साथ कि मैं दोनों चीज़ों में अच्छा हूँ, इसलिए मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। अगर आप डे बाय डे ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर आपको आपके लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अमाद वसीम T20 क्रिकेट में आपको बहुत अच्छा रोल अदा करके दे रहा था और मुझे लगता है कि उसको T20 टीम में होना चाहिए क्योंकि वो ज़रूरत है। अगर आप 2 ओवर इससे भी करा सकते हैं तो आप कहते हैं कि अमाद वसीम सिर्फ 2 ओवर करा सकते हैं नए बॉल पे या नए बॉल के बॉलर हैं, तो फिर ऐसे ये भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उनको ज़्यादा प्रेफर है कि उनकी बैटिंग ज़्यादा एज देती है, तो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमाद वसीम डिज़र्व करते हैं कि वो T20 में हों। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे लाहौर स्टूडियो से। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया और इस मैच में पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की 11 रन से और सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ है, जिसके बाद टेस्ट सीरीज़ होगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इन मैचों को बराह रास्त नशर कर रहा है। 2006 में लॉन्च होने वाला चैनल जियो सुपर पाकिस्तान में खेलों का पहला स्पोर्ट्स चैनल है। इस चैनल ने खेल के कई बैनुल-अक़वामी और डोमेस्टिक इवेंट्स को अपनी स्क्रीन की ज़ीनत बनाया है। जियो सुपर ने क्रिकेट के 2 आलमी कप 2007 और 2011 नशर किए। वर्ल्ड T20 2009, 2007 और 2010 के हुकूक भी जियो सुपर ने हासिल किए थे और अपने नाज़रीन तक इसकी कवरेज पहुंचाई। एशेज सीरीज़ हो या 2 मुल्कों के दरमियान बाहमी क्रिकेट सीरीज़, इनमें भी बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर की स्क्रीन की ज़ीनत बने। जियो सुपर एक बार फिर पाकिस्तानी शायकीन के लिए पाकिस्तान और जिम्बाब्वे सीरीज़ लेकर हाजिर हुआ है। और जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने के लिए टेस्ट टीम के खिलाड़ी हरारे पहुंच गए हैं। मंगल की रात पाकिस्तान टेस्ट टीम के 11 खिलाड़ी अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से बरास्ता दुबई रवाना हुए थे। इन खिलाड़ियों में साबिक टेस्ट कैप्टन अजहर अली, आबिद अली, इमरान बट, फवाद आलम, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहनवाज धानी, ताबिश खान, नोमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद शामिल हैं। बुध की शाम ये खिलाड़ी हरारे पहुंच गए हैं, जहां उनकी कोविड-19 टेस्टिंग हुई। कोविड-19 टेस्टिंग के रिजल्ट मनफी आने पर तमाम खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाज़त होगी। कौमी टेस्ट स्क्वाड का पहला ट्रेनिंग सेशन 23 अप्रैल को मुनक्किद होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 कोविड-19 के हवाले से बनाए गए SOPs पर अमल दरामद न कराने की वजह से मुलतवी करना पड़ा। बायोसिक्योर बबल बनाने का कोई फ़ायदा सामने ना आया क्योंकि आधे दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ी और ऑफिसर कोविड-19 का ड्यूरिंग टूर्नामेंट शिकार हुए। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल के डॉक्टर सुहेल सलीम ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट किया। फिर फैक्ट फाइंडिंग पैनल बनाया गया ताकि उस रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई हो सके। पहले यह इत्तला थी कि रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाएगी, लेकिन फ्रेंचाइजीज़ को ये फराहम की जाएगी। लेकिन अब PCB इस फैसले से भी यू टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है और ज़राए के मुताबिक PSL फैक्ट फाइंडिंग पैनल की रिपोर्ट फ्रेंचाइजीज़ को भी न देने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट फ्रेंचाइजीज़ मालिकान या उनके नुमाइंदे PCB दफातर में आकर देख सकेंगे। फ्रेंचाइजी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का मुआयना करने के अहल तो होंगे, लेकिन उन्हें दस्तावेज़ नहीं दी जाएगी। कई फ्रेंचाइजीज़ ने रिपोर्ट का जायज़ा ले लिया है, दीगर के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है। ज़राए के मुताबिक गवर्निंग बोर्ड के अरकान को भी रिपोर्ट नहीं दी गई, उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। रिपोर्ट में बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है, बेहतरी के लिए सिफारिशात भी दी गई हैं, लेकिन किसी को ज़िम्मेदार करार नहीं दिया गया। ज़िम्मेदारान का तयन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने करना है। PSL के बाकी मैचों के बाद ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 14 मुकाबलों के बाद इवेंट मुलतवी होने के बाद बनने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो रही और
इस रिपोर्ट को फ्रेंचाइजीज को भी नहीं दिया जा रहा। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान साहब। जी सुहेल, क्या इस हवाले से फ्रेंचाइजीज ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है या फ्रेंचाइजीज मुतमईन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड क्वार्टर जाकर इस रिपोर्ट को रीड करके वो समझते हैं कि ऑल इज़ वेल? तो ये बड़ी हैरानकुन सी बात है कि जब फैसला किया गया था कि जो रिपोर्ट है और खासा इंतज़ार किया जा रहा था इस रिपोर्ट के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग की आएगी सामने, जो 2 रुकनी पैनल था उसकी रिपोर्ट, और उसको पब्लिक भी किया जाएगा, लोग जान सकेंगे कि कौन जिम्मेदार था। ये इतनी बड़ी जो ब्रीचेज होती रही और जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग का जो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था उसको नुकसान भी पहुंचा, लेकिन उसके बाद ये फैसला सामने आना शुरू हुआ। इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ताहाल इसका कोई बाज़ाब्ता तौर पर तो ऐलान नहीं किया, लेकिन जिस तरह के हालात बनते चले गए या जिनके बारे में हमें अपने सोर्सेज से पता चला वो यही था कि इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। जहाँ तक सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है फ्रेंचाइजीज के मालकान या फ्रेंचाइजीज के जो नुमाइंदे हैं, जो फ्रेंचाइजीज सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उनको भी इसकी जो दस्तावेजात हैं वो नहीं दी जाएंगी। जो हमें इल्म हुआ है अभी सब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड क्वार्टर आकर उस रिपोर्ट को ना तो पढ़ा है ना तो उसको देखा है, लेकिन कुछ ऐसे हमें ज़राए ने बताया कि फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने आकर वहाँ पर पढ़ा है। अभी इस हवाले से हमारी जब फ्रेंचाइजीज के साथ इस हवाले से इब्तदाई बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि बड़ा हैरानकुन है कि इसको मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा, पब्लिक नहीं किया जा रहा। इससे जो आम तासर यही मिलता है कि जो जिम्मेदारान हैं या जो कसूरवार ज़्यादा समझी जाती हैं, अगर उनको बचाने की वजह से या उनको सामने ना लाने की वजह से इसको पूरी रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी जो कोताहियाँ हैं, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतज़ामिया रही है, जिसने इम्प्लीमेंट करवाना था इन तमाम SOPs को जो कोविड जो के बबल के हवाले से बनाए गए थे, वो उसमें नाकाम रहे थे, और उनका ज़्यादातर तज़किरा इस रिपोर्ट में होगा, जिसकी वजह से इसको मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ हर सूरत में कार्रवाई करने का फैसला किया जा चुका है, और वो इस फौरी तौर पर इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी मदा 20 मैचेस हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश है कि उनको खुश उसलूबी से करवाया जा सके, और जो बायोस्क्योर बबल बनाया जाएगा और उसके लिए बरतानवी कंपनी के साथ मुआहिदा भी कर लिया गया है, उसको एक कामयाब तरीके से करवाया जाए, और जो डैमेज हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग को उसका अजाला किया जाए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान, लाहौर से टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हवाले से अपडेट कर रहे थे, और इत्तला दिए हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट मुरतब की गई है, जो फ्रेंचाइजीज को नहीं दी जा रही, जो पब्लिक नहीं की जा रही, ये रिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 3 ओहदेदारों के पास मौजूद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी, मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर। जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम का तरबियती कैंप कराची के अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में शुरू हो चुका है। हमारे प्रोग्राम में कोरोना से बचाव के मुनासिब इंतजाम न होने की इस कैंप के हवाले से निशानदही की गई, जिसके बाद हॉकी फेडरेशन हरकत में आ गई। मेडिकल पैनल की खिदमत भी हासिल कर ली गई, खिलाड़ियों की रिहाइश के लिए कमरे भी बढ़ा दिए गए। अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के कैंप का आगाज़ तो हुआ। कोरोना टेस्ट तो सब खिलाड़ियों के कराए गए, लेकिन दौरान कैंप खिलाड़ियों को कोरोना से बचाव के लिए कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी निशानदही हमारे इस प्रोग्राम में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान ने अपनी रिपोर्ट में की, जिसके बाद हॉकी फेडरेशन हरकत में आ गई। कैंप में मेडिकल पैनल की खिदमत हासिल कर ली गई, खिलाड़ियों की रिहाइश के लिए कमरे भी बढ़ा दिए गए। यही नहीं बल्कि कैंप में खिलाड़ियों की ग्रुप की शक्ल में ट्रेनिंग कराई जा रही है। रमज़ानुल मुबारक की वजह से खिलाड़ियों को रात में ट्रेनिंग कराई जा रही है, जहां अगर हम बात करें तो अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स तो ख़राब है, अलबत्ता आर्जी लाइट्स लगाकर ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल किया जा रहा है।
एक बार फिर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। अतीक, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। और जो रिपोर्ट आपने बनाई थी इस कैंप के हवाले से और कोविड-19 टेस्टिंग के हवाले से, SOPs के हवाले से, उसके बाद अब सुना है बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो गई हैं। जी याया, कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। खिलाड़ी अगर फिट है और कोरोना से बचा हुआ है तो खेल है। इसी की हमने निशानदही की थी। कोरोना टेस्ट आपने बिल्कुल कराए, लेकिन खिलाड़ियों को इस कोरोना से महफूज किस तरह रखना था, क्योंकि कैंप कोई 1 या 2 दिन का नहीं था, लगभग 25 से 20 दिन का ये कैंप है। तो किस तरह उनको महफूज किया जाए, उसकी हमने निशानदेही की थी कि सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जिस तरह बायो सिक्योर बबल होता है उस तरह इनकी हिफाजत नहीं की जा रही। तो उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हरकत में आई। अब हुआ ये है कि जिस रूम में याया अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वहाँ भी खिलाड़ियों के बेड लगा दिए गए, और जो हॉस्टल में बड़े रूम्स थे जहाँ 12-12, 16-16 लड़के एक साथ थे, उनको भी अब खासा डिवाइड कर दिया गया। अब एक रूम में 6-7, 6-7, 5-6, 4-4 इस तरह के ग्रुप की शक्ल में खिलाड़ियों को जो है सिक्योर किया गया है। और दूसरी मेडिकल पैनल, जिस तरह हमने कहा था कि दानिश कलीम ने कोशिश बहुत की, हॉकी अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम की इंतज़ामिया, मोहम्मद जुनैद हैदर ने कोशिश बहुत की कि सिक्योर हो, लेकिन ये इनका काम नहीं था, ये मेडिकल्स डॉक्टर्स का काम है। तो शुक्र है कि एक मेडिकल पैनल्स की खिदमत हासिल कर ली गई। 3 डॉक्टर्स हैं वहाँ पे जिन्होंने उनको पूरा एक प्लान बना के दिया है कि किस तरह खिलाड़ियों को आपने सिक्योर रखना है, क्योंकि खिलाड़ी सिक्योर रहेंगे तो खिलाड़ी फिट रहेंगे, कोरोना से बचे रहेंगे तो एक्शन भी नज़र आएगा, खेल भी होगा, कैंप भी अच्छा होगा। तो अब जिस तरह शुरू में सुबह सेशन हो रहा था, शाम में सेशन हो रहा था, इस पे भी खासी तनकीद हुई थी कि रोज़ों के अंदर सुबह सहरी के बाद सेशन जो है खिलाड़ियों के रोज़ा रखना और सहरी इफ्तार से पहले। अब इफ्तार से पहले थोड़ी फिज़िकल हो रही है और रात में जो है अब बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग कराई जा रही है, और वो भी ग्रुप की शक्ल में। जिस तरह वीडियो भी हमने भेजी यहाँ के हॉकी अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में हमने शेयर की थी कि ग्रुप की शक्ल में पूरे ग्राउंड के अंदर टोलियों की शक्ल में ट्रेनिंग कराई है, ताकि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा एक साथ ना हो और फिज़िकल कांटेक्ट जो है वो कम से कम हो। अतीकुर रहमान, जो मैनेजमेंट है, ओलंपियन दानिश कलीम इस टीम के हेड कोच हैं, कैंप कमांडेंट हैं, उसके साथ वीडियो एनालिस्ट अबू ज़र हैं, उसके अलावा राना ज़हीर साहब इस टीम की मैनेजमेंट का पार्ट हैं। दूसरा जो इस वक्त सवाल है हॉकी के हलकों में ये कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर जो हैं वो अब इन तमाम चीज़ों को मीडिया में मंजर आम पर आने के बाद मॉनिटर कर रहे हैं, और उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि जनाब इन चीज़ों को बहुत साउंड एंड सिक्योर किया जाए। और अब वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जूनियर खिलाड़ियों की जो है वो वैक्सीनेशन कराए। जी आया, वैक्सीनेशन के हवाले से बात हुई, लेकिन अब तक वैक्सीनेशंस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को NCOC ने हामी तो ज़रूर भरी है, लेकिन अब तक वैक्सीन जो है वो आई नहीं है। जैसी वैक्सीन आएंगी तो इन खिलाड़ियों को वैक्सीन लग भी जाएंगी। और आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया कि खालिद सज्जाद खोकर जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं, उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया, वरना बहुत से लोग इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे थे कि शायद मीडिया ने हम पर तनकीद की है और इस तनकीद की वजह से कैंप बंद हो जाएगा। हम कैंप बंद नहीं कराना चाहते थे, लेकिन कैंप को सिक्योर करना चाहते थे ताकि कैंप जारी रहे। और इसी चीज़ को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी आसिफ बाजवा ने समझा और फिर इस पर अमल किया। यही मीडिया का काम होता है कि वो किसी चीज़ को निशानदही करे। इसको बहुत से लोग नेगेटिव लिया, बहुत से लोगों ने पॉजिटिव लिया, और पॉजिटिव हॉकी फेडरेशन ने इसको लिया, और इसकी वजह से बायोसिक्योर बबल अब खासी हद तक बेहतर हो गया है। क्योंकि आपको मालूम है कि कोरोना जिस तेज़ी से फैल रहा है, जिस तरह तीसरी लहर आई है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। गो के कई जगह एहतियात नहीं हो रही, लेकिन वहाँ लोग खुद जाते हैं। यहाँ आपने खिलाड़ियों को बुलाया है, यहाँ खिलाड़ी आपके मेहमान हैं कैंप में, तो आपको इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी। अगर आप मिसाल देंगे कि और बहुत सी जगह पे होटलों में नहीं हो रही या बाज़ारों में नहीं हो रही, वहाँ इंसान खुद जाता है,
अगर वो खुदा न खास्ता मुतासिर होता है तो वो खुद वहाँ गया बाजार के अंदर। यहाँ आपने खिलाड़ियों को बुलाया है, आपकी जिम्मेदारी है कि इन खिलाड़ियों की आप हिफाजत करें। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अब हॉलैंड से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, ओलंपियन गोलकीपर सलमान अकबर साहब। सलमान, खुशामदीद कहेंगे आपको। और आपने जो पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम की मैनेजमेंट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, उस पर भी बड़े नाराज़गी सामने आई है और कहा जा रहा है कि ओलंपियन दानिश कलीम, जिनकी कोचिंग के ऊपर आपने सवाल उठाया था, या वीडियो एनालिस्ट अबू ज़र, जिनके काम करने के ऊपर आपने सवाल उठाया था, उस पर भी बड़ी नाराज़गी जो है वो हॉकी के हलकों में पाई जाती है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की इनसाइड ये स्टोरी है। बट जो अतीक बात कर रहे हैं कि ढाका बांग्लादेश का शहर जुलाई में इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगा और ये अप्रैल है, और एक राय ये भी है कि जनाब इतनी जल्दी क्या थी इस कैंप को मुनक्किद कराने की? जी थैंक यू वेरी मच यार भाई, और रतीक भाई को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल देखें, जल्दी तो नहीं, मेरे ख्याल में लेट था ये और ये इसकी प्रिपरेशन काफ़ी पहले से चल रही है। जूनियर एशिया कप की पहले भी मैंने कहा था कि जैसे अहमदाबाद में फिजिकल कैंप लगा था और भी इनके कुछ टैलेंट हैंड या कोई भी इनके लाहौर में भी पैचेस में कैंप्स लगे थे। तो एक टूर्नामेंट की तैयारी हो रही है, जितने ज़्यादा टीम इकट्ठी ट्रेनिंग करेगी या लड़के इकट्ठे ट्रेनिंग करेंगे उसका फ़ायदा ही होगा। और दूसरा जो है जो आपने बात की है कोचिंग स्टाफ की, वो मेरी एक अपनी पर्सनल राय है, मेरी ओपिनियन है। अगर उस पर कोई नाराज़ होता है तो मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो मुझे सही जो मेरा फीडबैक है वो मैंने दिया, और जो मुझे लगता है और जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और आई होप उसको, अगर किसी कोई से नाराज़ हुआ तो पर्सनल तो मैं किसी के साथ नहीं था, बट लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली मेरे से पूछा था तो मेरा जवाब वही था और अभी भी वही है। अतीक, ये जो मैनेजमेंट की बात की है सलमान अकबर ने, इत्तलात ये भी है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो इंतज़ामिया है वो जूनियर हॉकी टीम की मैनेजमेंट, जिसमें अबू ज़र हैं, राना ज़हीर हैं, ओलंपियन दानिश कलीम, इस तमाम सूरत को ऐड कर रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोकर जो है वो बहुत संजीदगी के साथ इस मैनेजमेंट की कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहे हैं। और बांग्लादेश के शहर ढाका में जो जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट है, अगर 4 टीमों में पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करती है तो वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और इस टीम की कारकर्दगी और इस टीम की मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस जो है अब वो बराह रास्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह देख रहे हैं। जी या देखें, इवेंट तो बहुत बड़ा है और पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है भी है, क्योंकि जूनियर वर्ल्ड कप है, ये जूनियर एशिया कप है, इसकी वजह से हम जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। और अगर आप देखें तो जूनियर खिलाड़ी जो इस वक्त कैंप में हैं, मेरे ख्याल से लगभग कोई साल या 1.5 साल हो चुका होगा इन खिलाड़ियों ने कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं खेला। कुछ वजह कोविड भी हुई, कुछ वजह की तैयारियां देर से शुरू हुई, फिर बीच में कोविड आ गया तो मैचेस नहीं हो सके। अब तक भी अगर देखा जाए तो जूनियर कैंप के जो खिलाड़ी हैं इनको मैचेस नहीं मिले। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्लान काफ़ी अरसे से ये है कि इन जूनियर खिलाड़ियों को और जो सीनियर खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, उनके साथ कोई मैचेस का इनेकाद किया जाए, 10 मैचेस हों, क्योंकि मैच प्रैक्टिस और कैंप के अंदर तैयारी बड़ा फ़र्क होता है। तो इन खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं मिली है कोविड की वजह से, और अब वक्त बहुत कम रह गया है, जिसकी वजह से दानिश कलीम ने भी पहले ये कहा था कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अगर ये जुलाई में इवेंट हुआ, क्योंकि अब ग्रुप बन चुके हैं और ये इवेंट होना है, गो के बांग्लादेश की भी कोरोना की वजह से सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है और लग ऐसा रहा है कि शायद ये टूर्नामेंट फिर आगे जाए या कैंसिल हो जाए, और किस तरह फिर वर्ल्ड कप का ग्रुप बनेगा। तो ये बहुत देर से कैंप लगाया है, बहुत पहले कैंप लगाना था, बहुत जल्दी से तैयारी करनी थी, लेकिन अब भी कैंप लगाया है, दुरुस्त लगाया है। लेकिन मैचेस की तैयारी अगर इन खिलाड़ियों को नहीं मिली तो फिर जूनियर एशिया कप में नताइज बुरे भी आ सकते हैं। तो मैनेजमेंट के बारे में आप अपनी बात पर कायम है। ओलंपियन सलमान अकबर साहब, आपको लगता है कि इस मैनेजमेंट को तब्दील करना चाहिए, या आपको लगता है कि एक और मौका देना चाहिए, या आपको लगता है कि जूनियर सतह पर जो पाकिस्तान हॉकी टीम की तैयारी है और एशिया की सतह पर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए जो जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट ढाका में मुनक्किद होगा इस साल जुलाई में, हमारी टीम 4 टीमों में जगह हासिल कर पाएगी इस मैनेजमेंट के साथ? नहीं है भाई, मेरे ख्याल में इसको तब्दील करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इतना सर पे तो टूर्नामेंट और जूनियर एशिया कप, जैसे दीप भाई ने कहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे और जो जूनियर सर्कल है वो पूरी होगी, यहाँ से लड़कों को एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं नहीं देखता कि चलें जैसे भी हैं, जो भी उनकी
आई मीन उनकी वर्थ है मैनेजमेंट की, उसी को आप टेस्ट करें। आप इस टाइम पे लड़कों के साथ जितनी अब नई मैनेजमेंट आएगी, फिर लड़के दोबारा से उसके साथ मर्ज होंगे, तो उसमें ही टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि एक अच्छा वाइज डिसीजन है या इस पर बात करनी चाहिए कि इस मैनेजमेंट को उठा दिया जाए, कोई नहीं ले। नहीं भी आप कौन ले आएंगे, वो भी आके यही कहेगा कि यार टाइम बड़ा कम है। और जैसे अतीक भाई ने कहा कि टाइम, अतीक भाई इनके पास टाइम, ये जूनियर एशिया कप बहुत पहले से अनाउंस हुआ हुआ है, एक दफ़ा पोस्टपोन हो चुका हुआ है। और अगर ये कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है और मैचेस नहीं है, मैचेस आप देखें जितनी भी टीमें आ रही हैं जूनियर एशिया कप में, दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम कोविड-19 सिचुएशन। तो वो उन टीमों के पास भी मैच प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, जो आपने बात की जो सीनियर और जूनियर के मैचेस, अब इनको याद आया, मैं जैसे जापान के साथ काम करता हूँ, वहाँ पे जो जूनियर टीम है वो अपनी सीनियर टीम के साथ उन्होंने एक नहीं 2 सीरीज रखी और वो खेले मैचेस जो भी उनके पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन थी। तो ये इनको काम पहले करने चाहिए थे, लेकिन चलें बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात होनी चाहिए कि अब कुछ चेंजेस का टाइम है, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगी वो एक एक्सक्यूज फिर बन जाएगा कि हमारे पास टाइम नहीं था और हम नई मैनेजमेंट थी। और ये पुरानी मैनेजमेंट ये बात करिए तो नहीं आके तो इसको और ज़्यादा यूज़ करेगी एज एक्सक्यूज। तो ये जो एक मैचेस नहीं है, ये भी एक टोटल एक्सक्यूज है। यहाँ हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत ही बड़ा एक्सक्यूज है। और ये आज से नहीं, जो भी मैनेजमेंट आती है यहाँ वो एक बात कर देती है कि भी बिल्डअप प्रोसेस है, या दूसरा ये कहता है हमें टाइम बहुत कम मिला है। तो ये जो जूनियर एशिया कप है इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम था। ये एक दफ़ा पोस्टपोन हो चुका है और अभी भी श्योर नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन कैंप लगाया इन्होंने, और इससे पहले भी इन्होंने कैंप लगाया है, ये नहीं कि सिर्फ। और ये पता नहीं है क्यों कह रहे हैं हमारे पास टाइम बड़ा कम है या हमें टाइम नहीं मिला। तो ये वंस अगेन वही प्रैक्टिस, वही एक एक्सक्यूजेस पेश किए जा रहे हैं। और जहाँ तक नंबर 4 में आना है इन्होंने, आई डू सी के पाकिस्तान का बहुत बड़ा चांस है कि ये पहले 4 में आ जाएंगे। जूनियर टीम पाकिस्तान की हमेशा अच्छी बनती है और लड़कों एब्सोल्युटली लड़कों को जैसी भी मेहनत कराई जा रही है, जिस तरह की भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, वो अपना 100% देंगे। और मैं बड़ा होपफुल हूँ, पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि जूनियर लेवल पे एशिया कप में 4 टीमों में ना आ सके। अगर तो नहीं आए तो फिर तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा, हर चीज़ का पता लग जाएगा कि हम जूनियर लेवल पे भी एशिया में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। बट येस, एज अ पाकिस्तानी, माई ऑल बेस्ट विशेज टू पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम कि वो यहाँ से क्वालिफाई करें, क्योंकि इसका फ्यूचर में पाकिस्तान हॉकी को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन सलमान अकबर हमारे साथ हॉलैंड से मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। अतीकुर रहमान जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम का एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2021 के लिए अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में कैंप जारी है और इस हवाले से हम बात कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज इसको .geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।